वही नेता कहते हैं कि नहीं, हमें तेजस्वी से कोई आपत्ति नहीं है, हमें सिर्फ मान सम्मान की बात करनी है, सबको बराबर सम्मान मिले और जिसकी जितनी भागीदारी है उस हिसाब से उसे सीटें मिले। एक बात तो तय नजर आ रही है कि नीतीश कुमार को मुखिया मान लिया गया, लेकिन अभी तक महागठबंधन की तरफ से मुखिया नहीं माना गया कि नीतीश कुमार के सामने अगर कोई मजबूती से खड़ा है तो वो तेजस्वी यादव है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने कार्यक्रम जिसका नाम है रातों रात। लगातार बिहार में अब चर्चा इस बात की शुरू हो गई है कि बदलाव कैसे होगा, चुनाव कैसे होगा और इस बार जनता का रुझान क्या है। लगातार हमारी टीम भी सर्वे कर रही है, अलग अलग नेताओं से आपने देखा होगा कि मैं खुद भी मिल कर के और क्या उनके पार्टी का एजेंडा है, क्या मंशा है, किस तरह से वो आने वाले चुनाव को देख रहे हैं। लगातार मैं प्रयास कर रहा हूँ, अलग अलग नेताओं से मिल रहा हूँ। कई जगह तो आपने देखा होगा कि संपादक नमन मिश्रा जी खुद जा करके अलग अलग पार्टी के अध्यक्ष और पार्टी के जो बड़े नेता हैं जिनके हाथ में पार्टी का कमान है उन लोगों से बात कर रहे हैं। ये सिलसिला हमारा लगातार जारी है। इसके साथ साथ हमारी टीम जनता के बीच में भी जा रही है, अलग अलग छोटे से बड़े दलों तक सभी से बात कर रहे हैं और ये हम जानना चाहते हैं, आप तक पहुंचाना चाहते हैं कि आपका मन मिजाज क्या है, राजनीतिक दल और आपके बीच में सामंजस्य किस तरह का बनेगा, आने वाले चुनाव का एजेंडा कौन सेट करेगा। हालांकि कहा जाता है कि लोकतंत्र में लोग ही मालिक होते हैं, पर आप कितने बड़े मालिक होते हैं ये उस दिन पता चलता है जब चुनाव के परिणाम आते हैं। लेकिन उस परिणाम के बाद क्या होता है, आपका मालिकत्व तो खत्म हो जाता है और जैसे ही आप अपने मकान का चाबी दूसरे किराएदार के हाथ में देते हैं वो उसका मालिक बन जाता है और खुद ही आपके मकान का पूरा दुरुपयोग सदुपयोग जो करना है करता है। आप तब तक कुछ नहीं कर सकते जब तक वो मकान में एग्रीमेंट के साथ 5 साल तक टिका रहेगा। फिर 5 साल के बाद आपके पास मौका आता है और उसके बाद फिर क्या आप करते हैं, आप उस किराएदार से संतुष्ट हैं कि नहीं संतुष्ट हैं, या आपको डिसीजन करने का एक बार फिर से मौका मिलता है। यानी कि 60 महीने तक आप मकान का चाबी दे करके और निश्चिंत हो जाइए, आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, आप आवाज़ भी नहीं बुलंद कर सकते हैं। और अब तो एक स्थिति ऐसी हो गई है कि विपक्ष भी, पता नहीं किस कारण से, ऐसा विपक्ष कभी नहीं होता था। आप पिछले इतिहास को देखें, आज़ादी के बाद से कई बार ऐसे अवसर आए हैं जब विपक्ष ने सत्ता को इतना मजबूर कर दिया है कि सत्ता खुद सत्ता से बेदखल हो गई है। जनता उनके साथ हुई है और जनता इस बात के लिए समर्थन करती रही है कि विपक्ष जो कह रहा है वो सही है, सत्ता पर बैठे लोग अपने काम नहीं कर रहे हैं। एक बार फिर से बिहार में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो रही हैं। कोरोना संकट के दौरान से लेकर के अभी तक जितनी भी बातें हुई वो सारी बातें हमने आप तक रख दिया, लेकिन आज जो हम बात करने बैठे हैं वो बात कुछ अलग है। हम बात करने बैठे हैं कि आप किसे मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, आपका रुझान क्या है। हम वहाँ तक पहुँचने का प्रयास कर रहे हैं। हम ये आपको पूरी तरह से इसका विस्तार से सब कुछ बताएंगे। आपका हम थोड़ा सा समय लेंगे, 10 से 15 मिनट के अंदर में हम सारी बातें आपके सामने खोल करके रख देंगे। आप ही के जैसे सभी जो भी हमसे मिल रहे हैं, जो हमारी टीम से बात हो रही है, उसके आधार पर हम लगातार ये चर्चाएं कर रहे हैं कि बिहार के लोगों का रुझान क्या है। ये जो 30 से 40 लाख लोग जो कि सरकारी आंकड़े बता रहे हैं, हमारे आंकड़े तो और ज़्यादा हैं, लौट करके आए हैं बिहार, वो आखिर क्या सोच रहे हैं, उनके लिए सरकार क्या सोच रही है, विपक्ष क्या सोच रहा है और ये सब कुछ आने वाले 2020 के मैच में किस तरह का एक नया परिणाम लेकर के आएगा, या पुराने ढर्रे पर ही बिहार की राजनीति एक बार फिर से शिफ्ट कर जाएगी। दावे हर तरह से हो रहे हैं। नीतीश कुमार जी और उनकी टीम पूरी तरह से इस बात के लिए डिटरमाइंड है कि उन्होंने इस कोरोना संकट के दौरान बहुत कुछ किया है, जिसमें 1000 रुपया देने की बात हो या बिहार के लोगों को वापस लाने की बात हो, इन सब बातों को लेकर के नीतीश कुमार की टीम पूरी तरह से आश्वस्त है कि इस बार बिहार की जनता का फिर एक बार नीतीश कुमार के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रहेगा और आने वाले चुनाव में इसका फ़ायदा उनको मिलेगा। पर जो बातें मीडिया की तरफ से आ रही है और जो विपक्ष कह रहा है वो बिल्कुल ही अलग है। इतना ही नहीं, हमने आपको बताया कि लगातार अब चर्चा हो रही है कि मुख्यमंत्री के दावेदार कौन कौन हैं।
हालांकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये बात तय कर दिया गया है कि नीतीश कुमार ही कैप्टन हैं। अब मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे ये तो उस समय पता चलेगा जब चुनाव होंगे, परिणाम आएंगे और किसकी कितनी सीटें आती हैं, ये सब भी बातें उस समय मैटर करेंगे। 2015 वाली स्थिति नहीं लग रही है, क्योंकि उस समय पूरी तरह से पहले ही सब कुछ तय हो गया था और ये साफ सुथरा नज़र आ रहा था। स्थितियां भी ऐसी थी कि लालू प्रसाद के पास कोई विकल्प नहीं था। हालांकि उनके परिवार में इसको लेकर के विरोध हुआ था, ये कई बार हम कह चुके हैं। कई लोगों ने उन्हें सजेशन दिया था, राय दिया था कि आपके पास सीटें ज़्यादा हैं, आप मुख्यमंत्री की दावेदारी करें। कांग्रेस उनके साथ उस समय इस मुद्दे पर थोड़ी सी डिफर कर रही थी। हालांकि अब स्थिति अलग है। अब एजेंडा सेट कर दिया है कि मुख्यमंत्री के दावेदार तो नीतीश कुमार ही होंगे। जिन्हें हमारे साथ चलना है वो चलें, जिन्हें नहीं चलना है वो अलग जा सकते हैं। अब इन सब बातों को लेकर के एक ताज़ा जो समाचार हमारे सामने आया है और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव अपने पिता लालू प्रसाद के जन्मदिन पर उनसे मिलने निकल चुके हैं और जन्मदिन के गिफ्ट के रूप में वो मुख्यमंत्री की कुर्सी उनसे मांगने वाले हैं। अब इस पर लालू प्रसाद क्या कुछ कहेंगे, किस तरह से उन्हें राय मशवरा करेंगे, इस पर भी कमोबेश हमारे तक बातें पहुंच चुकी हैं। इससे पहले भी हमने आपको दिखाया कि महागठबंधन में जो भी घटक दल हैं वो ये बातें कह रहे हैं कि पहले कोऑर्डिनेशन कमेटी बने, सबको मान सम्मान के साथ सीट शेयरिंग का समझौता हो जाए और उसके बाद हमें कोई आपत्ति नहीं है कि तेजस्वी ही मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हो हमारे। वो सबसे बड़े दल हैं, उनके पास आज भी सबसे ज़्यादा सीटें हैं विधानसभा में, इस लिहाज से भी वो हमारे कमांडर हैं, हमें इनकार नहीं है। पर जैसे ही बात आती है उन्हें मान लेने की तो सभी के कहीं ना कहीं फेफड़ी सूखने लगते हैं। इसके पीछे कारण है कि यदि वो सामने से आकर के स्वीकार कर लेते हैं कि तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री के उम्मीदवार उनके भी होंगे तो सीट शेयरिंग के समझौता में उन्हें जो चाहिए वो नहीं मिलेगा। साथी दलों को ये बातें लगती है कि कहीं ना कहीं अगर वो तेजस्वी यादव को मान लेते हैं मुख्यमंत्री का उम्मीदवार तो उनके साथ सीट शेयरिंग के समय में समस्याएं आ जाएंगी। इसलिए लगातार वो दबाव बना रहे हैं और इस दबाव बनाने वाली सिलसिले जो चल रहे हैं, दबाव बनाने वाली प्रक्रिया जो चल रही है, इस प्रक्रिया में कहीं ना कहीं अब पीछे से तो मानते हैं, ऑफ द रिकॉर्ड सभी मानते हैं कि नहीं हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सामने से आपने देखा होगा किस तरह से जीतन राम मांझी आगे आकर के बोलते हैं। उपेंद्र कुशवाहा मुकेश सहनी के साथ अलग बैठकें होती हैं, लेकिन इन बैठकों का जो रिजल्ट और परिणाम जो सामने पब्लिक डोमेन में लाया जा रहा है वो कुछ अलग है। जब हमारी बात ऑफ द रिकॉर्ड होती है तो बातें बहुत दूसरे तरह से आती हैं। हमारे साथ जब बातें होती हैं तो सीधे तौर पे वही नेता कहते हैं कि नहीं हमें तेजस्वी से कोई आपत्ति नहीं है, हमें सिर्फ मान सम्मान की बात करनी है, सबको बराबर सम्मान मिले और जिसकी जितनी भागीदारी है उस हिसाब से उसे सीटें मिले और ये फैसला पहले हो जाए जिससे कि तैयारियां करने में हमें आसानी हो। आप लोगों को बहुत पहले हमने बताया था कि एनडीए में एक बात तो तय नजर आ रही है कि नीतीश कुमार को मुखिया मान लिया गया, लेकिन अभी तक महागठबंधन की तरफ से मुखिया नहीं माना गया। सभी कह रहे हैं कि वो महागठबंधन के हिस्सा हैं। हमारे अंदर में मतभिन्नता, मनभेद है, ऐसा नहीं है कि मतभेद कुछ भी नहीं है। मनभेद इसलिए कहा जा रहा है कि जो बातें हमारे बीच में होनी चाहिए थी, एक साथ बैठ करके होनी चाहिए थी, वो अभी नहीं हो पा रही है। खास करके उनका इशारा तेजस्वी यादव और आरजेडी की तरफ से था। आरजेडी के नेता से भी जब हमारी बातचीत होती है, जिन्हें सर्वे सर्वा बनाया गया है, उन्हें भी लगता है, उन्होंने भी स्पष्ट तौर पे जब संपादक नमन मिश्रा जी बातचीत उनसे कर रहे थे तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जीतन राम मांझी जी को हमने पूरी तरह से सम्मान दिया है और इस सम्मान को लेकर के कहीं ना कहीं वो हमारे साथ हैं। आज भी वो सम्मानित नेता है, बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, इसलिए हमारे सम्मानित आदरणीय भी हैं। कहीं कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, किसी तरह का कोई समस्या नहीं है। ये हमारे विरोधियों को लगता है कि हमारे अंदर में कुछ बातें या कभी कभी कुछ बातें हो जाती हैं जो कि मानवीय ये व्यवहार है, उस व्यवहार में कुछ बातें निकल जाती हैं। सब कोई चाहता है कि अधिक से अधिक उन्हें मिले। अब इन सब बातों को लेकर के जिस तरह के नए नए पैंतरे अपनाए जा रहे हैं और तेजस्वी यादव जिस तरह से एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड सिर्फ एक जगह अर्जुन की तरह उन्हें मछली की पुतली नजर आ रही है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी उनका लक्ष्य है। तेज प्रताप यादव में भी बहुत सारे परिवर्तन आपको नजर आए होंगे। आपको नजर तो एक और आया होगा किस तरह से आरजेडी में परिवर्तन आया। आरजेडी अनुशासित पार्टी हो गई है।
आपने देखा कि जब गोपालगंज कूच कर रहे थे तो किसी तरह का हंगामा नहीं हुआ। अगर ये दूसरा कोई समय होता और आरजेडी के दूसरे कोई करता धरता होते अगर जगदानंद सिंह के जगह पर, तो आप देखते कि कितनी उदंडता होती। क्योंकि आरजेडी को कहा जाता है एग्रेसिव राजनीति करती है, आरजेडी के कार्यकर्ता बहुत एग्रेसिव होते हैं, लेकिन पूरी तरह से संस्कार बदल चुका है। लेकिन ये बिल्कुल उल्टा नज़र आ रहा है कहीं ना कहीं जदयू की तरफ से। अब आपको बता दें, एक और घटना आपने सुनी होगी, अगर नहीं सुना है तो हम आपको सुना देते हैं कि तेजस्वी यादव को घेरने के फिराक में जदयू कहीं ना कहीं अपने रास्ता से या फिर अपने आइडियोलॉजी से समझौता करना शुरू कर चुकी है। जो बातें आरजेडी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में पहले हुआ करती थी, जिस तरह से कई भर्जनाएं, कई मान्यताएं टूटती थीं, वो अब जदयू की तरफ से देखी जा रही है। पुरानी बातों को दोहराना, सीधे तौर पे पार्टी को नहीं लेकर के, नेता को नहीं लेकर के व्यक्तिगत हमले करना, लालू प्रसाद को टारगेट करना, और इसके पीछे जिस तरह की बातें चल रही हैं उसमें पुराने नेता भी हैं। विजेंद्र यादव जब लोगों से बात कर रहे थे, मुख्यमंत्री आजकल आपको पता ही है कि डिजिटली लोगों से बात कर रहे हैं, डिजिटल माध्यम से वो अलग अलग क्षेत्रों में लोगों से बात कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं। और इसी का एक कार्यक्रम चल रहा था जिसमें विजेंद्र यादव को बोलने का मौका मिला। उन्होंने पुरानी बातों को दोहराते हुए ये कहा कि हमने अपने जीवन में पहली बार देखा कि सीएम आवास में नाच हो रहा होता है। जगदा बाबू हमें नाच दिखाने के लिए ले गए थे। अब ये सब बातें, इसका कोई तुक भी नहीं था। इसके साथ ये भी बता रहे हैं कि बैग आता था, बहुत सारी दुर्घटनाएं होती थी, बहुत सारे ऐसे समझौते हुआ करते थे, अपराध हुआ करते थे, अपराधियों को संरक्षण दिया जाता था, उगाही होती थी और सीधे वो बैग जाता था लालू जी के कमरे में। अब जब ये सब होता था तो उस समय क्या कर रहे थे आप? आपको चाहिए था कि केस करते, आपको चाहिए था कि इस बात की सूचना निश्चित रूप से एक नागरिक के नाते और उसमें भी जनप्रतिनिधि होने के नाते आपको चाहिए था कि सूचनाएं आप पुलिस प्रशासन को देते। लेकिन उस समय तो ये बातें हुई नहीं। लेकिन अब क्या हो रहा है कि आप उन सब बातों को ले रहे हैं, कह रहे हैं। इसका मतलब कि इन सब बातों का कहीं ना कहीं चुनाव से कोई ना कोई संबंध जरूर है, और ये संबंध तब और ज़्यादा प्रगाढ़ हो जाता है और ज़्यादा चर्चा में आ जाता है जबकि चुनाव का महीना चल रहा हो। 3 महीने के बाद संभवतः चुनाव होंगे और इस चुनाव की तैयारियों में सभी जुट गए हैं। तेजस्वी यादव इस बात के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री के कैंडिडेट के रूप में ही अगले चुनाव में उतरना है। उनकी पार्टी भी इसके लिए तैयार है। अब साथियों का इंतजार है, और जैसा कि साथियों से अब तक अपेक्षा की जा रही है कि उनके पास भी विकल्प सीमित हैं। हालांकि तीसरे मोर्चे की कवायद भी शुरू हो गई है। कई नेताओं से हमने बात किया है और 2 लोगों के मुख्यमंत्री के जो चेहरे नज़र आ रहे हैं उसमें अभी और भी कई चेहरे जुड़ने बाकी रह गए हैं। लालू प्रसाद से भेंट मुलाकात करने के बाद, तेजस्वी यादव वहाँ से आने के बाद किस तरह के रंग में रंगते हैं ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एक चर्चा तो निश्चित रूप से तेजस्वी यादव ने छेड़ दिया है कि नीतीश कुमार के सामने अगर कोई मजबूती से खड़ा है तो वो तेजस्वी यादव है, और पूरी की पूरी एनडीए टीम तेजस्वी यादव को टारगेट कर रही है और किसी को टारगेट नहीं कर रही है। तो इसका मतलब है कि तेजस्वी यादव का कहीं ना कहीं ताकत जरूर बढ़ा है, और ये ताकत जब लालू प्रसाद से मिल करके आएंगे, लालू प्रसाद के पास जो नए पैंतरे होते हैं, उनके आइडियाज़ होते हैं, वो बड़ी कारगर होते हैं। अगर वो लेकर के आते हैं उसके बाद क्या आजमाते हैं और किस तरह का महागठबंधन में सामंजस्य स्थापित करने का रास्ता बनाते हैं जिससे कि उनके मुख्यमंत्री उम्मीदवारी का रास्ता सुगम हो जाए और नीतीश कुमार से मजबूत लड़ाई लड़े, इसकी तैयारियां निश्चित रूप से लालू प्रसाद करेंगे। अगर लालू प्रसाद जेल से बाहर आ जाते हैं तो ये सोने में सुहागा का काम भी कर सकता है। इस बात की चिंता निश्चित रूप से एनडीए को भी है, भारतीय जनता पार्टी को भी है और अन्य लोगों को भी है। एक चीज़ तो निश्चित हो गई है कि अब मुख्यमंत्री के जो 2 दावेदार हैं, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, इनके अलावे एक तीसरा विकल्प भी आने को तैयार है और बहुत जल्द वो भी आपको देखने को मिलेगा। उसकी सूचनाएं भी और उसकी खबरें भी आप तक हम लेकर के आएंगे। लेकिन आज हम आपसे जानना चाहते हैं कि रातों रात में आपको कैसा लगा? क्या लालू प्रसाद से मिलने के बाद तेजस्वी यादव में कोई बड़ा परिवर्तन होगा और बिहार की राजनीति में कोई बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है? लालू प्रसाद का जन्मदिन है, उन्हें जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ हम देते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, देश के रेल मंत्री रहे हैं और उन्हें राजनीति का एक बहुत बड़ा अनुभव प्राप्त है।
देखने वाली बात ये होगी कि जिस लालू प्रसाद को के बिना विपक्ष का कोई भी बात पूरा नहीं होता है, कोई राजनीति अधूरी रह जाती है, कोई चुनाव नहीं होता है, उस लालू प्रसाद के जन्मदिन पर आरजेडी ने जन्मदिन को बहुत ही सादगी से मनाने का और गरीब अधिकार दिवस के रूप में मनाने का प्रण किया है। और ये 72 लाख लोगों को तक पहुंचने की बात की जा रही है कि 72 लाख लोगों तक हम पहुंचेंगे। अब देखना होगा कि किस तरह से जन्मदिन मनाते हैं। लेकिन इस बीच में चर्चा जरूर छिड़ गई है कि तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद की मुलाकात के बाद जन्मदिन का तोहफा के रूप में कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री की वो दावेदारी वाली जो बात है उसके गुर हैं और उसके लिए कैसे वो सफल हों ये सीखने गए हैं। इसकी चर्चाएं जमकर हो रही हैं। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।